हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो विद CBB कलीम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 12 भूगोल सेकेंड पेपर के बारे में। सेकेंड पेपर का पहला अध्याय लेकर आया हूं। पहला अध्याय है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। आपको बता दें कि ये आपके फर्स्ट पेपर में ये जो है आपका चैप्टर था, लेकिन वहाँ पे पूरे ये विश्व स्तर पे था, वहाँ पे विश्व स्तर पे था। यहाँ पे हम लोग भारत के स्तर पर देखेंगे, यानी वहाँ पे एक तरह विश्व भूगोल, यहाँ पे हम भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल में जो हमारा रहेगा पूरी भारत की जानकारी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सामान्य जानकारी में। पहला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तब आंसर होगा कि 121 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बात करें कि चीन के बाद भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जनसंख्या में पहले स्थान पे कौन है, तो चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। अगर आपको चाहिए कि टॉप 10 में कौन कौन से देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अग्रणी हैं, यानी सबसे आगे हैं, तो इसका मैंने बेहतरीन तरीके से ट्रिक के द्वारा एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा वो है भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यानी 3 महाद्वीप जो हैं, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तब भी जो है भारत की आबादी अधिक है। ठीक है। अगले पॉइंट पे अगर बात करें हम लोग तो हमारा अगला पॉइंट है वो है भारत की जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड मेयो द्वारा हुई थी। भारत की जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में। 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा जो है इनकी जनगणना की शुरुआत की गई थी। बात करें अगले पॉइंट पे तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। प्रथम दशकीय जनगणना में 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है। अगर बात करें अगला पॉइंट तो स्वतंत्र भारत की जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरुआत हुई थी स्वतंत्र भारत की जनगणना। अगला पॉइंट हमारा है भारत की जनगणना का संचालन कौन करता है? तब आंसर होगा कि गृह मंत्रालय जो है, होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्रालय, इनके द्वारा संचालन होता है। ठीक है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में 15वीं जनगणना, कुल मिला के 15वीं जनगणना है। और अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत की तो ये 7वीं जनगणना होगी 2021 में। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब तक कितनी जनगणना हुई है, तो पूरी ओवरऑल 15 और 7वीं जो है 2021 में होने वाली है। अगला पॉइंट में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रहेगा, सामने है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पॉइंट है दोस्तों। वो पॉइंट ये है कि विश्व में 2.4% जो भूमि है भारत की, यानी अगर बात करें कि भारत की जो भूमि क्षेत्र है तो कितना है? पूरे विश्व का 2.4% है। 2.4% पे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पॉइंट आपके सामने है कि भारत की अगर क्षेत्रफल में बात करें तो भूमि कितना क्षेत्रफल है? 2.4% है और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में निवास करती है। अगर अगला पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम। लगभग 6 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। सिक्किम इन्हें सबसे जो है कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तब आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश। लगभग 19 करोड़ जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें अगले पॉइंट पे तो अगला पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? तब आंसर होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या लगभग 17 व्यक्ति जो है
प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। यानी आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा अगर आपको बताएं तो आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ये होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है 1 किलोमीटर का है। कितना है? 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है, ये पूरा एरिया 1 किलोमीटर का है। अब इस एरिए में ठीक है, इस एरिए में जितने लोग निवास करते हैं, इनके व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व में है। यहाँ पे देख सकते हैं 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाले जो राज्य है वो बिहार है, लगभग 1106 यहाँ पे है जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो सबसे अधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अगर साक्षरता की बात करें तो सबसे लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है सबसे अधिक केरल में है और साक्षरता दर भी केरल में सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में है जो कि 834 लिंगानुपात है, जो कि 834 है। लिंगानुपात उसे कहते हैं जिसमें प्रति जो है पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात, यानी पुरुष और महिलाओं के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। पुरुष और महिला की संख्या का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ पे है? केरल में है। सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको जल्दी से हम लोग तो बात करते हैं। दोस्तों, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भू आकृति पहला पॉइंट है, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जल की उपलब्धता, नगरीकरण, सामाजिक आर्थिकरण और औद्योगिकरण। ये सारे जितने कारण हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी बस आप ऐसे समझ लीजिए, भू आकृति मतलब कि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पठारी क्षेत्र है और ये जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास कहाँ पे करती है? मैदानी क्षेत्र में। यानी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। और इसका वीडियो दोस्तों मैंने बना दिया है, पहले से अपलोड किया है, आप उससे जाकर देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। इसके बाद पठारी क्षेत्र में कम हो जाती है और पर्वतीय क्षेत्र में जो है ये काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो जलवायु की बात करें, जहाँ पे जलवायु शीतोष्ण उष्ण जलवायु पाई जाती है, जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे प्रभावित होती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या को उसके आवश्यकता अनुसार उपजाऊ भूमि मिल सके और उस पर उत्पादन वो कर सके। खनिज की बात करें तो खनिज, जहाँ पे खनिज की उपलब्धता ज़्यादातर होती है वहाँ पे जनसंख्या प्रभावित होती है। जलवायु जल की उपलब्धता, जल जो होती है ये पीने से लेकर मशीनरी उद्योग में भी कार्य करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जल, क्योंकि जल ही जीवन है, सभी जानते हैं। नगरीकरण जनसंख्या, लोग जो है गांव से कहाँ जाते हैं? शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्यों? वहाँ पे सुविधाएं जो हैं शहर में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। बात करें सामाजिक और आर्थिककरण की, सामाजिक और आर्थिककरण में, यानी सामाजिक आर्थिककरण में ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे जिसको संसाधन सारे उपलब्ध हों, उसके साथ साथ जो है रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो, सामाजिक स्थिति वहाँ पे ठीक ठाक हो, तो जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित होती है। औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण, जहाँ पे औद्योगिकरण का निर्माण होता है और वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को व्यवसाय अच्छा चलता है, वहाँ पे जनसंख्या जो है प्रभावित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है, पहले से बना के रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का जो पॉइंट है वो ये है कि 1951 में तकरीबन जनसंख्या 36 करोड़ थी, और उसके बाद अब काउंटडाउन देखिए कैसे बढ़ रहा है। 1951 में जब देश में स्वतंत्र देश में जो है पहले जनगणना हुई थी तो आबादी 36 करोड़ थी, लेकिन आज की डेट में यानी 2011 की जनगणना की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या जो है आबादी हो चुकी है। अब 2000 जो है आपका 21 में जब जनगणना होगा 10 साल बाद, तो जनसंख्या आपके सामने कुछ और आंकड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंकड़ा देख सकते हैं
काफ़ी जनसंख्या विस्फोट, इसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, काफ़ी मात्रा तक बढ़ रही है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व अगर आपके एग्जाम में अगर पूछेगा, लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर इसको सूत्र से निकालना आपको, सूत्र के माध्यम से, तो आप जनसंख्या घनत्व बराबर लिखेंगे कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल द्वारा जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसको निकालने के लिए, सूत्र निकालने के लिए इसको लिंगानुपात निकाला जाता है। तो आप लिंगानुपात बराबर लिखेंगे स्त्रियों की जनसंख्या बटे जो है पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 करेंगे, तो लिंगानुपात जो है वो सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में धार्मिक समुदाय जो है वो कैसे थे। तो हिंदू की अगर बात करें, हिंदू जो है लगभग 79%, 79.8% जो है जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार था। और लगभग जनसंख्या की बात करें तो 966.3 मिलियन जो है ये जनसंख्या आपका था। मुस्लिम जनसंख्या के समुदाय की बात करें तो 14.2% जो है था, और जो है 172.2 मिलियन यहाँ पे जनसंख्या है। ईसाई की अगर बात करें तो 2.3% है, और सिख की बात करें तो 1.7, और बौद्ध की अगर बात करें तो 0.7% है। जैन की बात करें तो 0.4% यहाँ पे जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इस समुदाय के बारे में बात हो गई। यहाँ से सवाल बनकर आ सकते हैं कि जो है भारत में जो है बौद्ध कितने प्रतिशत तक निवास करते हैं बौद्ध समुदाय लोग, तो 0.7%। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ भाषाई संगठन में लिखा हुआ है भारत में बहुत अधिक भाषाएं विविध प्रकार के देखने को मिलती हैं, तो उसी के आधार पर है। 1903 से लेकर 1928 तक ग्रेसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके नेतृत्व में भाषाई जो है सर्वेक्षण किया गया था, और उनके अनुसार 179 भाषाएं थी, लगभग 544 बोलियां थी। ठीक है, उनके अनुसार। अब बात करते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण जो किया गया। बात करें परिवार की, तो यहाँ पे जो परिवार है ये का एग्जाम में, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इस अगली बार भी पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छा समझ सकते हैं। परिवार की बात करें तो परिवार में आश्रित परिवार जो है, निषाद जिसे कहते हैं, 1.38, तो ये आता, इसका जो उप परिवार है, ये उप परिवार में आपका आएगा ऑस्ट्रो एशियाइन और ऑस्ट्रोनेशियन। अगर बात करें क्षेत्र की, तो यहाँ पे क्षेत्र में मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है भारतीय भाषाएं कौन सी हैं, तो वो द्राविड़ हैं, यहाँ पे 20% है। ठीक है, 20% है। और यहाँ पे अगर क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझ सकते हैं। और भारतीय आर 73% भारतीय आर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 73% भारतीय आर। यहाँ पे जो एरिया आएगा वहाँ पे है जम्मू कश्मीर, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है आपका, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो पॉइंट अगर बात करें दोस्तों भारत भाषाओं के आधार पे, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की भाषाएं जो होती हैं प्रदेश के आधार पर। यहाँ पे हिंदी, असमिया यानी असम जो बोली जाती है, पंजाबी, कश्मीरी, गुजरात, मराठी, उड़िया, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये भाषाएं जो होती हैं जो बोली जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी में मैंने जो सिमट बना रखा गुड़ा का, यहाँ पे दे सकते हैं यूपी है। ठीक है, यहाँ पे आपके दे सकते हैं, ये पर यूपी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका बिहार हो गया, और ये हो गया झारखंड हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये एमपी
और ये आपका एरिया आएगा मध्य राजस्थान का। तो ये इतना जो एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पे हिंदी भाषा जो है बोली जाती हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसका PDF मैं अपलोड कर दूँ ताकि वहाँ से आप इसका नोट्स बना सकें और इसको अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना वायरस से बचते रहिए। धन्यवाद।